राजस्थान वीडियो की क्लास में आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान में वन और वन्यजीव संरक्षण। तो राजस्थान वीडियो के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लगभग आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, बस आपके धैर्य बना के रखना और अपने नोट्स कलेक्ट करते रहना। तो शुरू करते हैं वन से। लेकिन इससे पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो विद्यार्थी राजस्थान वीडियो जीके से संबंधित जो भी कोई टॉपिक देखना चाहता है या फिर जो भी कोई क्लास की वीडियो देखना चाहता है तो वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकता है, क्योंकि राजस्थान वीडियो के जीके से संबंधित सारे के सारे जो टॉपिक है हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं और समय समय पर जो बकाया टॉपिक हैं उनको भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं राजस्थान के वन से। तो राजस्थान में वन देखिए क्या होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को। तो ऐसी वनस्पति जिसे उगाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, जिसको उगाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। आगे बात करते हैं वनों के प्रकार की। तो देखिए वनों के कितने प्रकार होते हैं। वनों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो है प्रशासनिक आधार पर, एक होता है वनस्पति के आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है और वनस्पति के आधार पर इसको जो है भागों में बांटा तो गया है, लेकिन फिक्स नहीं है कितने भागों में बांटा गया है। मैं आपके लिए सारे के सारे जो है इसके पार्टीशन है मैं आपके लिए करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले आता है आरक्षित वन, उसके बाद सुरक्षित या रक्षित वन, इसके बाद अवर्गीकृत वन। तो हम 3 वनों के बारे में जो है डिटेल से पढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरक्षित वन या संरक्षित वन। देखिए ये वन वह वन होते हैं जिनमें जानवरों को चराना बिल्कुल प्रतिबंध होता है और साथ में किसी भी प्रकार की जो खेती करना ये भी बिल्कुल प्रतिबंध होता है। मतलब आप ना तो जानवरों को चरा सकते हो और ना आप किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हो। तो इस प्रकार के वनों को क्या कहते हैं? इस प्रकार के वनों को आरक्षित या संरक्षित वन कहते हैं। अब इस वनों के अंतर्गत जो कौन किस प्रकार के वन आते हैं। देखिए वन्यजीव अभयारण्य इसी वनों की श्रेणी में आते हैं। आपके राष्ट्रीय उद्यान हुए इसी वनों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैव मंडल जो है इसी वनों की श्रेणी में आते हैं ना, ये सारे के सारे जो है क्षेत्र इसी वनों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रक्षित या सुरक्षित वनों की। तो इस प्रकार के वनों में कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ हद तक आप खेती भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? खेती भी कर सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो? आप साथ में अपने जो जानवर हैं उनको चरा भी सकते हो। उनको क्या कर सकते हो? उनको चरा सकते हो। मतलब आप इसमें जो है जानवरों को चरा सकते हो प्लस में खेती कर सकते हो, लेकिन कुछ नियमों को वह आपको पालना करनी पड़ेगी। कुछ हद तक इसमें नियम जो है लागू होते हैं। तो इस प्रकार के वनों को क्या कहा जाता है? रक्षित या सुरक्षित वन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। तो देखिए अवर्गीकृत वन क्या है? ये काफ़ी बड़े हिस्से में फैले हुए होते हैं और जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है। अर्थात जो ये वन होते हैं काफ़ी बड़े हिस्से में, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और इन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। पहुंच तो जाते हैं लेकिन इनका पूरा जो एरिया हम कवर नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे वन जिनका कभी ये निर्धारण नहीं किया हुआ है कि ये संरक्षित वन है या फिर सुरक्षित वन है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको 2 श्रेणियां पढ़ाई थी ना, पहले कौन सी पढ़ाई थी? आरक्षित वन वाली और एक साथ में आपको संरक्षित वन वाली। तो ना तो इनको संरक्षित वनों में बांटा गया है और ना ही इनको आरक्षित वनों में बांटा गया है। इनको मतलब अनक्लासिफाइड है, इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के वनों को क्या कहेंगे? अवर्गीकृत वन कहेंगे। क्या कहेंगे? अवर्गीकृत वन कहेंगे। देखिए ऊपर मैंने इसके थोड़े से आंकड़े लिख रखे हैं कि इस वनों का जो क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान में कितना है? 12,252.28 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल फैले हुए हैं और 37.30% हिस्सा जो है कवर किए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अलावा जो 3 श्रेणियों के अलावा इसके कुछ अन्य वन और होते हैं। देखिए मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे वनों के। तो इन 2 प्रकार के अलावा मैंने इसमें जो पहला प्रकार था प्रशासनिक आधार पर, उसमें 3 बताए थे। इन 3 प्रकार के अलावा कुछ अलग से वन और होते हैं जो इनकी डेंसिटी के आधार पर होते हैं, मतलब इनकी सघनता के आधार पर होते हैं। तो देखिए कौन कौन से वन होते हैं। सबसे पहला आता है सघन वन। तो इनमें पादपों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। जो ये वन होते हैं काफ़ी अधिक होती है, मतलब काफ़ी गहरे वन होते हैं। उसके बाद आते हैं खुले वन। इन वनों में वृक्षों के समूह के मध्य खुले स्थान मिलते हैं। तो मतलब वृक्षों के समूह तो मिलेंगे लेकिन बीच बीच में खुले स्थान मिलेंगे जहां पर नामात्र के समान जो है बना होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं मैंग्रोव वन की। तो इसमें क्या आता है? सुंदर वन जो है इसके अंतर्गत आते हैं और ये सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और ज्यादातर आपको पश्चिमी बंगाल वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे। तो तटीय क्षेत्रों में कैसे वन देखने को मिलते हैं? मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं 2019-20 में जो वन रिपोर्ट आई थी वो क्या थी। देखिए 2019-20 की वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ वैधानिक स्थिति, यहाँ लिखा हुआ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में और यहाँ लिखा हुआ प्रतिशत में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आरक्षित वन, जिनको हम रिजर्व फॉरेस्ट कह सकते हैं। मतलब आरक्षित वनों को हम क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 12,252.28 वर्ग किलोमीटर और 37.30% हिस्से कवर किए हुए हैं। उसके बाद करते हैं सुरक्षित वनों की, आरक्षित वनों की बात। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। इनका जो क्षेत्रफल है वह है 18,497.97 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल जो है इनका 56.31% इन्होंने कवर कर रखा है। बात करें अगले जो है अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत वनों की बात करें
तो अवर्गीकृत वनों की जो है क्षेत्रफल है वो है 2098.05 वर्ग किलोमीटर और 6.39% इन्होंने हिस्सा कवर किया हुआ है। जो ये क्षेत्रफल बता रहा हूँ ना मैं, ये जो क्षेत्रफल है 2098, 18,497, 12,252, ये कुल वनों के क्षेत्रफल है, ना कि कुल राज्य के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना, ये कुल वनों के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल याद रखना। तो यहाँ पर अगर बात करें कुल क्षेत्रफल कितना है वनों का, अगर अब बात करें राज्य के कुल क्षेत्रफल का, कुल वनों का क्षेत्रफल है 32,845 वर्ग किलोमीटर और लगभग 100% यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वन विभाग के कुछ नए आंकड़े आए हैं। तो वन विभाग के वो नए आंकड़े क्या हैं, वो सारे के सारे आंकड़े हम एक दृष्टि से देख लेते हैं कौन कौन से आंकड़े हैं। तो देखिए, ये तो दे रखा है 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये तो आपके राज्य का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है। और आगे दे रखा है आपके लिए कुल वनों का क्षेत्रफल 32,845, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद दे रखा है प्रतिशत वनों का कितना है, 9.59% जो है राजस्थान में वन है। कितने क्षेत्रफल के, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 9.59% पर क्या है, वन है। कितने पर, 9.59% पर। बात करें आगे कुल वनावरण कितना है, कुल वनावरण है 16,630 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आगे बात करते हैं वृक्षावरण कितना है, कुल वृक्षावरण जो है वह आपका 8,112 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सारे के सारे आंकड़े आपको भाई याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको इनमें रट्टा लगाना पड़ेगा, इनमें समझने वाला एक भी बिंदु नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके राज्य पशु कौन है, राज्य पक्षी कौन है, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, ये राज्य पुष्प में रोएडा दे रखा है। तो ये सभी आंकड़े आपको याद करने पड़ेगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 होते हैं। उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य कितने, 27 हैं। देखिए, इनकी टेंशन मत लेना, ये सारे मैं आपके लिए करवाऊंगा। राष्ट्रीय उद्यान कितने, 3 कौन कौन से हैं, वन्यजीव अभयारण्य 27 कौन कौन से हैं, बाघ परियोजना 3 होती हैं, कौन कौन सी हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्सवारी, ये सारी परियोजना मैं आपके लिए करवाऊंगा। जितने भी इसमें आंकड़े दे रखे हैं सारे आंकड़े मैं आपके लिए करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बस अपना जो है धैर्य बनाए रखिए। उसके बाद रामसर स्थल कितने हैं, 2 रामसर स्थल हैं, सावर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वाला। उसके बाद संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 14 हैं। कुल प्रादेशिक मंडल कितने, 38 हैं, यानी कि संरक्षित क्षेत्र हम बोलते हैं जिनको हम कंजर्वेशन वाले जो एरिया होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वन्यजीव मंडल कितने, 18 वन्यजीव मंडल हैं, 16 वन्यजीव मंडल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से भारतीय वन सेवा केंद्र स्ट्रेंथ कितनी है, 145। तो इन आंकड़ों को तो दिए, आगे के जो आंकड़े हैं ना इनको तो आप रट्टा मारना चाहे मत मारना, इतने इंपॉर्टेंट आंकड़े नहीं है। ठीक है ना, इनको तो आप देख लेना। चतुर्थ वर्ग श्रेणी यहाँ तक इसमें ये आंकड़े लिखे हुए हैं, ये आंकड़े आप लिख लेना। वैसे लिख तो लेना, अगर याद हो जाए तो याद भी कर लेना। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वनस्पति के आधार पर वनों के प्रकार। पहले हमने पढ़े थे प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार, और तीनों प्रकार हमने पढ़े थे। तीनों प्रकार के अलावा हमने कुछ अन्य प्रकार भी पढ़े थे, वो सारे के सारे हमने प्रकार पढ़ लिए थे। मैंने आपको वनस्पति के आधार पर जो वनों के प्रकार थे इनके बारे में मैंने बताया नहीं था कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि इनके प्रकार फिक्स नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल से एक एक प्रकार मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले शुष्कतम कांटेदार वन से। तो देखिए, शुष्कतम कांटेदार वन क्या होते हैं। ये वन, देखिए ये वन जो है राज्य के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। तो किन भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो वर्षा का जो मान है वो तो होती है कम, कैसा होता है, कम। यदि तापमान की बात करें तो तापमान का मान कैसा होता है, अधिक होता है। तो आप समझ गए होंगे सर्वाधिक जो वर्षा कम कहाँ पर होती है, आपके पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्रों में वर्षा का मान क्या होता है, कम होता है, जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, रेत वाला क्षेत्र, और वहीं पर जो है तापमान सर्वाधिक होता है। तो ये सर्वाधिक आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, शुष्कतम कांटेदार वन कहाँ देखने को मिलेंगे, पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। और इनकी विशेषता क्या होती है, देखिए इन वनों की विशेषता क्या होती है, इन वनों में जो है वनस्पति जो होती है कठोर पाई जाती है, और उनकी जड़ें कैसी होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, और साथ में पत्तियां कैसी होती हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं। मतलब वनस्पति कैसी होगी, कठोर होगी, और जड़ें कैसी होंगी, वनस्पति में गहरी जड़ें होंगी, और पत्तियां कैसी होंगी, कांटेदार पत्तियां होंगी। प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी हैं, नागफनी हुई आपकी, ग्वारपाठा हुआ जिनको हम एलोवेरा कहते हैं। उसके बाद कुछ घासें इसमें दे रखी हैं, सेवड़ घास, मुड़ौत घास, दामन घास, ये सारी की सारी जो है घासें किस में आ जाती हैं, आपके शुष्कतम कांटेदार वनों की श्रेणी में आ जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्धशुष्क वन की। देखिए ये वन जो है 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आपको पता ही होगा लगभग राजस्थान के मैक्सिमम क्षेत्र पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। जब मैक्सिमम क्षेत्र पर ये बरसात हो जाती है तो इसका मतलब ये वन मैक्सिमम क्षेत्र पर देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार की प्रकार पाए जाते हैं, अर्धशुष्क प्रकार के जो है सर्वाधिक वन राजस्थान में पाए जाते हैं। बात करें राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर यही पाए जाते हैं, कौन से, अर्धशुष्क प्रकार के वन। इनकी प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी हैं, उन वनस्पतियों को देख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें अगर बात करें तो खिजड़ी जो है आपकी अर्धशुष्क वनों की श्रेणी में आ जाती है, ये राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद 1983 में, देखिए खिजड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं, 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था, 1983 में जो है खिजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम क्या है समझिए, या फिर वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, फिर वानस्पतिक नाम इसको बोल सकते हैं जो सरकार ने दे रखा है। तो इसका वनस्पतिक नाम है प्रोसिपस सिनेरिया। क्या है, प्रोसिपस सिनेरिया इसका जो है वनस्पतिक नाम है।
आगे बात करते हैं राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है। जो लोग जो हैं साधारण भाषा में इसको क्या कहते हैं, जांटी कहते हैं। जो उनकी जो दैनिक भाषा होती है उसमें जांटी कहा जाता है। और वेदों में जो है आपका जो खिचड़ी है उसको समी कहा गया। क्या कहा गया है वेदों में? वेदों में इसको समी कहा गया, याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राज्य का जो कल्पवृक्ष की जो इसको मान्यता दी गई है, राज्य का कल्पवृक्ष इसको कहा जाता है और दशहरे के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके पॉइंट है, याद कर लेना और लिख लेना। आगे बात करते हैं रोहिड़ा की। तो देखिए रोहिड़ा क्या है, रोहिड़ा जो है इसको जो रोहिड़ा का पुष्प होता है ना, समझ लिए इस तरह से जो रोहिड़ा है वैसे तो एक वृक्ष है, ये वनस्पति है, वैसे तो ये क्या है एक वनस्पति है, लेकिन रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। 1983 में इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। कब? 1983 में। तो आपको पता है 1983 में जो खिचड़ी को भी क्या दिया गया था, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। दोनों को 1900 यानी एक ही समय दिया गया था 1983 में। अब रोहिड़ा के वनस्पति नाम की बात करें तो टिकुमेला एंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है। क्या है? टिकुमेला एंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है। और इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसको राजस्थान का सागवन कहा जाता है, इसको राजस्थान की मरुशोभा भी इसको कहा जाता है। मरुशोभा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं ज़्यादातर, यानी कि जो आपके रेत वाले क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान वाले क्षेत्र, जैसलमेर वाला जो एरिया है, बाड़मेर वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। आगे बात करते हैं खैर। देखिए खैर क्या होता है, जो खैर जो नाम का वृक्ष होता है उसके तने से कत्था प्राप्त किया जाता है। जो आप जो चूना कत्था होता है ना वो वाला कत्था याद रखना, ठीक है। तो इसके तने से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था प्राप्त किया जाता है। एक नशीली पदार्थ होती है कत्था, याद रखना। बात करें आगे का जो अपना वन है वह है उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। देखिए इन वनों की बात करते हैं। ये वन जो है अरावली के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अरावली के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। आप इस तरह से समझ लिए, इस तरह से ये जो है अरावली का प्रवाह हो रहा है, मतलब अरावली की दिशा इस तरह से तो है। तो इनके जो ये क्षेत्र होगा अरावली का, ये वाला क्षेत्र होगा, दौसा जयपुर वाला क्षेत्र, जो अलवर वाला क्षेत्र, इस तरह से जो पूर्वी वाला क्षेत्र होगा, इन सभी क्षेत्रों में क्या पाई जाएगी? उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी वनस्पति आती है? देखिए एक एक वनस्पति के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आती है ढाक या पलास। कौन सी आती है? ढाक या पलास। देखिए ढाक या फिर पलास को जो है वनस्पतिक नाम क्या है इसका? इसका वनस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनिस्पर्मा। ब्यूटिया मोनिस्पर्मा ढाक या पलास का वनस्पतिक नाम है। इसमें होली के आसपास फूल लगते हैं। जो होली का त्यौहार आता है तो होली के त्यौहार के समय जो है इसमें फूल लगते हैं। लगभग जब गर्मियाँ शुरू होने लगती हैं तब होली का त्यौहार आता है। अब ये होली के आसपास इसमें फूल लगते हैं तो इसके फूलों का जो रंग है वो कैसा होता है? हल्का पीला इसके फूलों का रंग होता है। हल्का पीला होने की वजह से हमें कैसा प्रतीत होता है? दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे समझिए आग लग रही हो। क्या लग रही हो? आग लग रही हो। जब दोपहर को सूरज चमकता है ना तो हल्का पीला रंग होने की वजह से ऐसा प्रतीत लगता है जैसे आग लग रही हो। तो इसी गुण के कारण इसको कहा जाता है जंगल की ज्वाला। इस वृक्ष को क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला। किसको? ढाक या पलास को। अब इसकी अन्य वनस्पति और कौन कौन सी है? पतझड़ वनवानी। अन्य वनस्पति पतझड़ वनवानी देखिए कौन कौन सी है? एक तो होगी आपकी आंवला, एक होगा आपका नीम, एक होगी आपकी खसखस। तो देखिए खसखस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको आगे लिखा दिया है। खसखस कौन सी है? देखिए क्या है खसखस, हम पढ़ते हैं खसखस के बारे में। तो ये कैसी है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की श्रेणी वाली जो है वनस्पति है। ये एक सुगंधित घास है। कैसी घास है? सुगंधित घास है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? शरबत में, इत्र में और टाटियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये भरतपुर अगर बात करें, अगर सेपरेटली आ जाता है, आपके पास ऑप्शन नहीं हो, सवाई माधोपुर टोंक नहीं हो और सेपरेटली अगर पूछे तो सर्वाधिक जो है आपको बता दें भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा वहीं पर ये जो है उत्पादित किया जाती है की तो क्या जाती है ऑटोमेटिक इसका जो है उत्पादन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वनस्पति मैंने अभी आपके लिए वन की परिभाषा बताई ना, जो बिना मानव की क्रियाओं के जो है स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है उनको कहते हैं वन, ठीक है। अगला वन आता है आपका उष्ण आर्द्र अर्ध सदाबहार वन। तो देखिए इन वनों में वृक्षों की प्रधानता के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन वनों को वृक्षों की प्रधानता के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया देखिए। सबसे पहला आता है धोकड़ा प्रधान वन। ऐसे वन जो धोकड़ा प्रधान वन होते हैं, देखिए क्या होते हैं, राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों में, कौन से जिलों में? दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाए जाने वाले जो सर्वाधिक वनस्पति है कौन सी? धोकड़ा प्रधान। राज्य में कुल वनस्पति का लगभग 55% जो हिस्सा है वो कैसा है? धोकड़ा प्रधान है। कैसा है? धोकड़ा प्रधान है। लगभग 55% हिस्सा कुल वनस्पति का कैसा है? धोकड़ा प्रधान है। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? आपको दक्षिणी पूर्वी वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। दक्षिणी पूर्वी वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाता है। तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में सर्वाधिक आपको पाए जाएंगे कौन से? धोकड़ा प्रधान वन। अब बात करते हैं इसका एक और प्रकार आता है जिसका नाम है सागवान प्रधान वन। कौन से हैं? सागवान प्रधान वन। देखिए ये वन जो है राज्य के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जो कि आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इन सारे के सारे क्षेत्रों में आपको सागवान प्रधान वन जो है देखने को मिल जाएंगे। दक्षिणी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रमुख जो है वनस्पति सागवान की कौन कौन सी है? तेंदुआ हुआ, महुआ हुआ, ये सारे के सारे जो वनस्पतियाँ आपकी सागवान श्रेणी में आ जाती हैं।
अब सागवान की बात करते हैं। सागवान है क्या चीज़? देखिए आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक जो है महत्व की वनस्पति है। क्या है? सागवान। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक जो सागवान है आपको बांसवाड़ा वाले जिले में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? बांसवाड़ा वाले जिले में देखने को मिलेंगे। ये लगभग बांसवाड़ा जो है राजस्थान का सबसे अंतिम और दक्षिणी जो है जिला है बांसवाड़ा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बात करते हैं आगे की जो वनस्पति है वो आती है आपकी तेंदू। देखिए सर्वाधिक सागवान आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? बांसवाड़ा में। तो आगे की वनस्पति इसमें कौन सी आती है? तेंदू आती है। किसमें? सागवान प्रधान वनों में। किसमें? सागवान प्रधान वाले वनों में कुछ वनस्पति दे रखी है। इसमें महत्वपूर्ण कौन सी है वे देखिए, इसमें आती है तेंदू। तो तेंदू का जो फल है उसका नाम है टिमरू। क्या है? फल का नाम टिमरू है। और इसकी पत्तियों का उपयोग किसमें किया जाता है? बीड़ी बनाने में। किसमें? बीड़ी बनाने में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसको एक जो है वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1974 में इसको एक वनस्पति का दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका महुआ। क्या है? देखिए महुआ जो है इसके फलों को डोरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोरमा। इसके तेल से डिटर्जेंट साबुन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डिटर्जेंट साबुन इसके तेल से बनाया जाता है। पुष्पों से देसी शराब बनाई जाती है। जो आपके महुआ की देसी शराब बहुत फेमस है। अब आपको पता होगा किन लोगों में फेमस है? आदिवासी वाले लोगों में महुआ की देसी शराब बहुत फेमस है, क्योंकि महुआ की जो देसी शराब है वो आदिवासी लोग बनाते हैं, इसलिए आदिवासी लोगों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या? महुआ। आदिवासी लोगों का क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष महुआ कहा जाता है। आगे अपना प्रकार आता है पर्वतीय सदाबहार वन। देखिए पर्वतीय सदाबहार वन किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं? राज्य में केवल माउंट आबू वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ माउंट आबू वाले क्षेत्र में, और लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। कितने दायरे में? 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये वन लगभग फैले हुए हैं। आगे इसका बिंदु लिखा हुआ, ये न्यूनतम क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। ये ऐसे वन हैं जो सबसे कम क्षेत्रफल पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब कौन इसके अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं शीशम, सालर, बरगद और बांस। देखिए इस जो है आपके जाने पहचाने वृक्ष हैं सारे के सारे। शीशम क्या है, सालर क्या है, बरगद क्या है, लेकिन 2-4 पॉइंट मैं आपके लिए बांस के बारे में समझा देता हूँ। बांस जो है विश्व की सबसे लंबी घास है। बांस क्या है? विश्व की सबसे लंबी घास है। आदिवासियों का हरा सोना बांस कहलाती है। आदिवासियों का हरा सोना बांस कहलाती है। सर्वाधिक बांस कहाँ पर मिलती है? बांसवाड़ा में। देखिए बांस से बांस और बांस से बांसवाड़ा, ठीक है। तो सर्वाधिक बांस कहाँ पर देखने को मिलती है? घास। वैसे ये घास की श्रेणी में रखा जाता है, वैसे है वनस्पति है। ऑलरेडी आप सभी जानते हो घास, पुष्प, फल सब कुछ जो है वनस्पति की श्रेणी में आता है, तो इसलिए क्या है? एक वनस्पति है और विश्व की सबसे लंबी घास है और आदिवासियों का हरा सोना है। और सर्वाधिक घास आपको बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, राजस्थान में, ठीक है। अब बात करते हैं 2019-20 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं। ये आंकड़े देखेंगे हम राजस्थान सरकार के अनुसार। किसके अनुसार? राजस्थान सरकार के अनुसार। देखिए वनों के अंतर्गत क्या है? वनों के अंतर्गत हमें 2 प्रकार से आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक तो वे आंकड़े जो राजस्थान सरकार हमको प्रोवाइड कराती है, और एक वे आंकड़े जो FSI के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब FSI क्या होती है समझिए। FSI का मतलब होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करती है, कुछ आंकड़े राजस्थान सरकार जारी करती है। अब क्वेश्चन ये बनता है आंकड़े याद किसके करने हैं? तो हमको याद करने हैं राजस्थान सरकार के। हमको FSI के आंकड़े याद नहीं करने हैं, क्योंकि इसके आंकड़ों में जो है अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसके आंकड़े याद नहीं करने हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े कौन कौन से? देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आता है उदयपुर जिला। यानी कि सर्वाधिक वन जो है हमको किस जिले में देखने को मिलते हैं? उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं। और इसके कितने क्षेत्रफल पर वन सर्वाधिक जो है फैले हुए हैं समझिए। इसके लगभग 3903.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वन हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बारा। बारा का क्षेत्रफल कितना है? जो वनों सहित क्षेत्रफल है वह है 2248.84। उसके बाद प्रतापगढ़ 1925.75। उसके बाद करौली 1810.05। उसके बाद अलवर 1784.66। ये सारे के सारे जो हैं आंकड़े आपको याद करने हैं। आपको लगभग 3 जिले याद कर लेना, बस ज़्यादा याद नहीं कर पाओ तो 3 तो कर ही लेना। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 जिले तो कम से कम कर ही लेना भाई, 3 जिलों में से तो आ ही जाएगा एक। उसके बाद आता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है चूरू। चूरू में जो वन है वो कितने क्षेत्रफल पर देखने को मिलेंगे? 73.73 वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे वन, बस इतने क्षेत्रफल पर जो है चूरू में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, दौसा 239.40, 242.40, 245.13, 284.49। ये सारे के सारे जो हैं इस प्रकार से क्षेत्रफल अलग अलग जिलों के बटे हुए हैं। आगे इसमें एक नोट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए नोट क्या है? नोट है FSI ने अपनी 16वीं वन रिपोर्ट दिसंबर 2019 में प्रकाशित की थी। उसके अनुसार राजस्थान में वनों का कुछ इस प्रकार से जो है क्रमबद्ध किया गया है वनों को। तो देखिए FSI की रिपोर्ट में आपके लिए एक लेके आया हूँ, देख लीजिए FSI किस प्रकार से रिपोर्ट जारी करती है। तो FSI की रिपोर्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ श्रेणी, फिर यहाँ पर लिखा हुआ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, फिर यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिशत क्षेत्र कितना है। तो देखिए FSI ने 3 श्रेणियाँ बनाई थी। कितनी श्रेणियाँ? 3 श्रेणियाँ बनाई थी वनों की सघनता के आधार पर। किसके आधार पर? सिर्फ डेंसिटी के आधार पर जो है इसने वनों को बांटा है।
तो इस प्रकार से हम देखें तो कौन कौन से वन है, देखिए इसने दिया है सबसे पहला नंबर VDF, इसका मतलब होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसका मतलब है हिंदी में सर्वाधिक घनत्व वाले वन, यानी कि जिनको हम सघन वन बोलते हैं। तो लगभग सघन वन जो है कितने क्षेत्रफल पर देखने को मिलेंगे राजस्थान में, 77.81 क्षेत्रफल पर। उसके बाद कितना प्रतिशत है कुल वनों का, 0.02% जो है आपको सघन वन देखने को मिलेंगे। उसके बाद MDF यानी कि इसका मतलब होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये लगभग इनका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में, 41.90 वर्ग किलोमीटर, और कितना प्रतिशत है कुल वनों का, 1.27% इसका कुल वनों का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला है OF, इसका मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट वन, तो ये लगभग कितने क्षेत्रफल पर देखने को मिलेंगे, 1227.80 यानी कि लगभग 12,207.80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये आपको देखने को मिलेंगे। और लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, ये 3.57% क्षेत्रफल है। अब कुल क्षेत्रफल कितना हो गया वनों का, देखिए कुल क्षेत्रफल हो जाता है वनों का 16,629.51, और प्रतिशत की यदि बात करी जाए तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.86% जो है वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कितने 4.86% क्षेत्रफल पर। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वो FSI के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए FSI की जो शुरुआत है वो भारत में 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में हुई थी। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो FSI की शुरुआत है वो 2010 में हुई थी। कब हुई थी, 2010 में। इनको तो आप याद कर ही लेना। हर साल जो है रिपोर्ट देती है, कितने साल में, हर 2 साल में। FSI हर 2 साल में रिपोर्ट देती है, तो इसका मतलब इसके 2019 में इसकी रिपोर्ट आई थी। अब आने वाली 2021 में जब इसके नए आंकड़े आएंगे तो मैं आपको 2021 के नए आंकड़ों का एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चिंतित रहो निश्चिंतित। उसके बाद FSI की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। ये सारे के सारे आंकड़े देखिए, इसमें उदयपुर दे रखा, उसमें भी उदयपुर दे रखा, चलो ये तो सही है। लेकिन इसने दूसरे नंबर पर अलवर दे रखा, उसमें दूसरे नंबर पर 12 था, यहाँ पर चौथे नंबर पर 12 दे रखा है। और यहाँ पर जो अलवर है इसने दूसरे नंबर पर दे रखा है, वहाँ पर 5वें नंबर पर अलवर था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी रिपोर्ट में बहुत अंतर आता है, आप याद कर लेना। इस प्रकार से इसके आंकड़े दिए हुए कुछ इस तरह से, तो इन सारे के सारे आंकड़ों को याद करो तो कर लो, अदरवाइज इनको छोड़ देना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद न्यूनतम वन वाले जिले कौन कौन से हैं, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा, ये इसकी रिपोर्ट है FSI की, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले जिले, ऐसे जिले जो सर्वाधिक प्रतिशत रखते हैं वनों का। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है उदयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद सिरोही, उसके बाद करौली, उसके बाद बारां। देखिए उदयपुर का कितना प्रतिशत है, उदयपुर का है 23.51 वर्ग किलोमीटर, ये प्रतिशत में है। प्रतापगढ़ का है 23.33, सिरोही का है 17.76, उसके बाद करौली का है 15.75, उसके बाद बारां का है 14.46 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। कुल जिले के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। देखिए ये जो रिपोर्ट है ना, इस वाली रिपोर्ट को तो आप याद कर लेना, क्योंकि ये रिपोर्ट FSI की नहीं है, ये रिपोर्ट FSI प्लस राजस्थान सरकार दोनों की मिक्सचर रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को है जो मान्य करती है सरकार, इसी रिपोर्ट में से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो भाई इसको आप कर लेना याद, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। ये सिर्फ FSI की नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं न्यूनतम प्रतिशत वन वाले जिले, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है जोधपुर, इसका लगभग 0.46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं वन, बस कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद चूरू का 0.59, नागौर का है 0.83, बीकानेर और जैसलमेर का 0.85, हनुमानगढ़ का 0.93। तो लगभग आप 3 जिले याद कर लेना, सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए 5 लिखा दी। जो व्यक्ति 5 याद कर सकता है, जो विद्यार्थी याद कर लेना। उसके बाद देखिए 2017 के मुकाबले 2019 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, ऐसे जिले जिनकी 2017 में तो वृद्धि हुई थी, लेकिन 2019 में भी इस 17 से ज़्यादा वृद्धि हुई है, ऐसे कौन कौन से जिले हैं। तो इस जिले के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आता है बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद डूंगरपुर। ये मत सोच जाना कि सबसे अधिक जो है जिले उदयपुर में, तो सबसे पहले नंबर पर उदयपुर आएगा, याद रख लेना भाई, ये मत सोचना। तो सबसे पहले नंबर कौन सा आता है, बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद डूंगरपुर। ये 3 तो इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद राजसमंद, उसके बाद बीकानेर, ठीक है। आगे बात करते हैं 2017 के मुकाबले 2019 में कम वाले जिले कौन से हैं। देखिए जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये सभी के सभी जिले हैं। 3 जिले याद कर लेना। जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जिनमें सबसे कम जो है वृद्धि हुई है। इसके बाद आगे दिया हुआ है वन्य जीव संरक्षण। क्या, वन्य जीव संरक्षण। देखिए वन्य जीवों का संरक्षण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हो इनसाइट कंजर्वेशन के द्वारा, एक आप कर सकते हो एक्साइट कंजर्वेशन के द्वारा। इनसाइट कंजर्वेशन होता है प्राकृतिक आवास के अंतर्गत वन्य जीवों को सुरक्षित देना, क्या देना, संरक्षण करना वन्य जीवों का, क्या कहलाता है इनसाइट कंजर्वेशन। और एक्साइट कंजर्वेशन क्या होता है,
प्राकृतिक आवास के बाहर वन्य जीवों को संरक्षण देना। प्राकृतिक आवास के बाहर, जैसे कि आपको बताते हैं जू वाले क्षेत्र हुए, मृगवन हुए, ये सारे के सारे प्राकृतिक आवास से बाहर होते हैं। जैसे जंगल से बाहर वन्य जीवों को क्या देना, संरक्षण देना। इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उनमें वन्य जीवों को एक तरह से कैद कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को बोलते हैं एक्साइट कंजर्वेशन। और जो इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं इनमें जो वन्य जीव होते हैं एक तरह से स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी प्रकृति में विचरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रफल को बोलते हैं इनसाइट कंजर्वेशन, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मैंने इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लिखा रखे हैं, देखिए। इसके अंतर्गत आते हैं आपके प्राकृतिक आवास हुए, राष्ट्रीय उद्यान हुए, अभ्यारण्य हुए, नमी वाले क्षेत्र हुए, ये सारे के सारे मैं आपके लिए करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व, नम भूमि वाले क्षेत्र, ये सारे के सारे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक्साइट के अंतर्गत जू यानी कि जो चिड़ियाघर हुआ एक तरह से कैद ही तो होता है चिड़ियाघर, जहाँ पर जनता जो है लोग जाते हैं, वहाँ पर टिकट होता है देखने का चिड़ियाघर को, वो एक तरह से कैद खाना होता है जानवरों के लिए, ठीक है। उसके बाद मृगवन हुए, आपके जंतु वाले हुए, ये सारे के सारे आपके एक्साइट कंजर्वेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक को लेकर के। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो भाई राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर प्रथम जो है काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। उसके बाद मिलते हैं हम आपको पार्ट नंबर 2 में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी भाई आपका जो है वीडियो की तैयारी कर रहा है उसके लिए शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।